2024 में लोकसभा चुनाव से पहले का सेमीफाइनल आज कंप्लीट हो गया उत्तर प्रदेश में। अब इसके बाद सीधे फाइनल है, यानी लोकसभा का चुनाव, जिसको लगभग 300 दिन के आसपास अब कुछ समय बचा है। उत्तर प्रदेश में आज स्थानीय निकाय के निर्वाचन का मतदान का जो काम है वो समाप्त हो गया 2 चरणों में। पहला चरण 4 तारीख को था और दूसरा आज 11 को। 13 तारीख को परिणाम। अब चूंकि 24 से पहले की ये सबसे बड़ी परीक्षा है, सबसे बड़ा इम्तिहान है, तो स्वाभाविक है कि तराजू लेके सबका वजन तौला जाएगा। इसमें कौन कहां खड़ा है, और 24 के लिए किसकी दावेदारी कितनी मजबूत है, इसका एक मोटा मोटा अंदाजा भी यहीं से निकाला जाएगा, इन्हीं के नतीजों से। ये जो स्थानीय निकाय के निर्वाचन संपन्न हुए हैं, इनके परिणाम ये बताएंगे कि कौन कहां भारी है, उत्तर प्रदेश के किस हिस्से में किसका प्रभाव ज्यादा है, किस पार्टी की स्थिति मजबूत है, किस पार्टी की स्थिति कमजोर है, किस पार्टी की स्थिति केवल ट्विटर तक है। ये बहुत सारी चीजें इसके नतीजे से स्पष्ट हो जाएंगी। और विपक्षी खेमे में इस बात को लेकर भी थोड़ी स्पष्टता आ जाएगी कि क्या किसी तरह का गठबंधन होना चाहिए विपक्षी दलों के बीच में, और अगर हां तो उसका रूप और स्वरूप क्या हो। क्योंकि सपा, बसपा और कांग्रेस, इन तीनों को इस चुनाव में यह अंदाज लग जाएगा कि उनकी पार्टी में कितनी जान है, कितना बल है, कितना सामर्थ्य है। तब शायद उनके रणनीतिकारों के लिए इस नतीजे पर पहुंचना सरल हो, सहज हो कि क्या 24 के लिए कोई गठबंधन होना चाहिए। वो गठबंधन किसी भी ढंग का हो सकता है। कांग्रेस और सपा का दोबारा से गठबंधन हो सकता है, एक बार हो चुका है। सपा और बसपा का हो सकता है, बसपा और कांग्रेस का हो सकता है, और होने को यह भी हो सकता है, राजनीति तो असंभव को साधने की कला है, कि इस तीनों का हो जाए भाजपा के खिलाफ। लेकिन हालांकि इसकी उम्मीद कम है, लेकिन फिर भी ये नतीजे सारे राजनीतिक दल और उनके नियंताओं को सबक देंगे, और उसी के आधार पर 24 की रणनीति बनेगी। भाजपा को 24 के लिए अपना एजेंडा तय करने में ये नतीजे सबक देंगे, मदद करेंगे। जो भी नतीजे आएंगे, जिस भी ढंग के नतीजे आएंगे, वो भाजपा को ये समझाने के लिए पर्याप्त होंगे कि 24 के चुनावी महासमर के लिए पार्टी की रणनीति कैसी होनी चाहिए। क्योंकि भाजपा के सामने अब मसला सिर्फ रणनीति का ही है, मुद्दों की प्राथमिकताओं का ही है। बाकी मोटे तौर पर उनके पास उनका काडर और संगठन मजबूती की स्थिति में है, इससे उनके प्रतिपक्षी भी इनकार नहीं कर सकते। इस चुनाव में एक और महत्वपूर्ण चीज हुई, अब इसको आप कैसे भी लीजिए। योगी आदित्यनाथ इस चुनाव में 50 जनसभाएं की उन्होंने, 50, आधा सैकड़ा। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश जी 9 स्थानों पर गए। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया एक भी स्थान पर नहीं गई। कांग्रेस में जो स्थानीय नेता हैं उनके प्रदेश के ब्रजलाल खाबरी और नकुल दुबे और बाकी लोग, वो लोग
यत्र तत्र कहीं गए, जहां कहीं उम्मीदवार अपना परिचित हुआ, कोई अपने घनिष्ठ हुआ तो वहां गए हों, लेकिन कांग्रेस का कोई एक व्यवस्थित प्रचार चला हो, कोई बड़े लीडर्स आए हो, उनने कोई रुचि ली हो, ऐसा नहीं हुआ। तो कुल मिला के ये भी देखिए तो इस चुनाव में सबसे ज्यादा मेहनत भी भारतीय जनता पार्टी ने की। 50 वर्सेज 9, भाजपा सपा, योगी वर्सेज अखिलेश, अभी ये आंकड़ा है। अब रिजल्ट कैसा आता है ये देखना होगा। जनता किसकी मेहनत को रिवार्ड देती है, नहीं देती है, ये 13 तारीख को पता लगेगा। क्योंकि राजनीतिक लोगों में तो भाई ठीक है, जो पार्टी का प्रवक्ता है वो यही कहेगा कि हमारी पार्टी ही सबसे आगे है। एक ओवरऑल व्यू आपको क्या समझ में आ रहा है उत्तर प्रदेश में, एक प्रश्न। दूसरा, ये 24 के बड़े इम्तिहान से पहले का छोटा इम्तिहान है। फाइनल से पहले का सेमीफाइनल मान लें, कुछ भी मान लें, कोई शब्द दे दें इसको, लेकिन एक 24 से पहले की ये अंतिम राय शुमारी है, पॉलिटिकल रेफरेंडम। क्या असर देख रहे हैं आप इसका फिर 24 पर? लगभग ये बात सारे दल मानते हैं, भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा और बाकी जितने भी दल जो उत्तर प्रदेश में नहीं है, देश में हैं, सब के जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं वो ये मानते हैं कि बूथ मजबूत होना चाहिए। और बूथ मजबूत तब होगा जब पार्षद मजबूत होगा। ये बूथ का खेल है। और चुनाव के प्रबंधन में बूथ की क्या भूमिका है, ये इधर 10-12 सालों में सब लोग समझ गए कि बूथ ही मुख्य इकाई है विजय के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए। कपिल जी, 17 में कितने, अब तो आकलन किया होगा पार्टी ने, चूंकि आप सरकार में हैं तो फिर आपको सब बाद में अवसर मिलना चाहिए। वैसे सरकार आगे रहती तो यहाँ तो बाकी लोगों को आगे रहना चाहिए। प्रियंका जी, खैर एक बात मैं पहले कपिल जी की बात पर कह दूं, इस बात से मैं भी सहमत नहीं और अखिलेश जी भी सहमत नहीं जो उन्होंने कही कि 24 का लेना देना नहीं। अभी परसों से एक दिन पहले, मतलब 3 दिन पहले या 2 दिन पहले, अखिलेश जी 3 दिन पहले, शायद 4 दिन पहले कानपुर में रोड शो कर रहे थे। ठीक, वहां पत्रकारों से बात की उन्होंने, तो उनके शब्द में उद्धृत करता हूं, उन्होंने कहा हाँ इस चुनाव से 24 का रास्ता तय हो जाएगा। ठीक, तो समाजवादी पार्टी को उसी लाइन को पकड़कर चलना चाहिए जो अखिलेश जी ने कहा कि 24 का रास्ता तय हो जाएगा, इसलिए ये चुनाव महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात, गली मोहल्ला ने अभी नहीं आएंगे कपाशी, आप दोबारा में आएंगे तब, अभी आप मेरे बहस का फॉर्मेट जानते हैं। गली मोहल्ला अपार्टमेंट, इनका ही वोट पड़ता है लोकसभा में, इनका ही वोट पड़ता है विधानसभा में, इन्हीं का चुंगी के चुनाव में, इन्हीं का प्रधानी में। ऐसा तो नहीं कि लोकसभा का चुनाव हो तो हांगकांग में से वोट पड़ के आएगा, गली मोहल्ले से पड़ता है। वही रामलाल भाई साहब, श्यामलाल भाई साहब वोट पड़वाते हैं, वही पर्ची ले आते हैं, वही सिस्टम है, चेहरे तो वही हैं, वही सब चुनाव में काम आते हैं। ऐसा तो नहीं कि भाई निकाय वाली टीम अलग है पार्टी की, विधानसभा वाली अलग है और लोकसभा वाली बिल्कुल नहाई धोई अलग है, नए कपड़े पहन के। वही लोग हैं, वही लड़वाते हैं चुनाव। ये मूल एक स्वरूप है भारत के चुनावी प्रबंधन का। प्रियंका जी, आपकी पार्टी कहाँ है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी से पूछूंगा मैं। अभी सिर्फ इतना, अभी ले उधर कर्नाटक तक अपने, आज सिर्फ इतने तक रहे 24 के निकाय उत्तर प्रदेश। एक मिनट प्रियंका जी, 1 मिनट। सब आपने तमाम राज्यों का जिक्र किया, उन पर भी चर्चा कल कर लेंगे, परसों करनी है चर्चा उनकी कर्नाटक पर ही। आज सिर्फ चर्चा कर ले कि 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में 4 करोड़ 32 लाख लोग वोट डाल गए। ठीक, इतनी तो बहुत सारे राज्यों की आबादी नहीं, और इतने बहुत सारे राज्य, भारत के अधिकांश राज्यों में इतने वोटर नहीं जितने अकेले यहाँ स्थानीय निकाय में वोट डाल गए। इसलिए मैंने सिर्फ ये निवेदन आपसे किया कि कांग्रेस कहाँ है, इतना पूछा, आप उसको कर्नाटक लिए गई और अभी कर्नाटक की बात नहीं ना यार। प्रियंका गुप्ता ने जो बात की उस पर एक और टिप्पणी खड़ी हो जाती है कि वो उसको बाहर ले जाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के दायरे से। स्वाभाविक है, कांग्रेस के, मैं भी कांग्रेस का प्रवक्ता होता तो बहस को उत्तर प्रदेश की बाउंड्री से बाहर ले जाता, क्योंकि उत्तर प्रदेश में क्या बहस करूं, उत्तर प्रदेश की बाउंड्री से बाहर ही बहस ले जाना चाहिए कांग्रेस के प्रवक्ता को। लेकिन ध्यान रखना चाहिए,
पूरा नॉर्थ ईस्ट, कर्नाटक और क्या क्या तमाम राज्यों को जोड़ दीजिए, तब भी 80 शायद मुश्किल से हो मेंबर लोकसभा में। इसलिए उत्तर प्रदेश है। लोकसभा में कौन जीतेगा उसका एक बड़ा खाका उत्तर प्रदेश अकेले खींच देता है। बाकी दर्जन भर राज्य इकट्ठे होते हैं तब कहीं जाके यूपी बनता है। इसलिए भी यूपी महत्वपूर्ण है। ये भी हम लोग को ध्यान, हिमाचल और यूपी एक साथ नहीं खड़ा हो सकता ना तराजू पर, ये भी देखना होगा। यूपी है, कितने हिमाचल तुल जाएंगे तब जाके यूपी के बराबर आएगा पलड़ा। कई दर्जन हिमाचल लगाने पड़ेंगे, ये है ना। इसीलिए उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को कोई रहा हो, आज से नहीं, गोविंद वल्लभ पंत जी के समय से, संजय जी पुराने आदमी हैं, उनको स्मरण होगा कि नेक्स्ट टू प्राइम मिनिस्टर पॉलिटिकल हायरार्की में माना जाता रहा, क्योंकि उतना बड़ा प्रदेश है। हमने नॉर्थ ईस्ट के तमाम चीफ मिनिस्टर्स को देखा जो मंत्रियों के यहां आते थे तो वेटिंग रूम में बैठते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर जब दिल्ली आता था तो उसका एक औरा होता था। इसलिए मैंने निवेदन किया था उत्तर प्रदेश को लेके, वो और सच्चाई है। खैर संजय चौधरी जी, मेरा अपना 30-35 साल का अनुभव कहता है, जितने मैंने चुनाव देखे इस दौरान, किसी चीफ मिनिस्टर ने एक आधा सैकड़ा जनसभाएं ये सिविक पोल में नहीं की, स्थानीय निकाय के चुनाव में नहीं की। भारतीय जनता पार्टी का स्टेक क्या है, क्या उम्मीद है, 17 में कितने? मिश्रा जी, 5-6 इश्यूज मुझे लगता है उन सब पर रेफरेंडम हो जाएगा इस चुनाव में। अतीक मुख्तार शॉर्ट में, उसके आगे का समय मतलब अगर मैं अतीक मुख्तार बोलूं तो वो विषय, वो घटनाक्रम, अतीक मुख्तार हो जाएंगे। शिवपाल यादव, अखिलेश यादव का पुनर्मिलन कसौटी पे आ जाएगा। भूपेंद्र चौधरी भाजपा के नए अध्यक्ष, उनके नेतृत्व में पहला चुनाव है तो वो भी तराजू पे है कि उनमें क्या है स्थिति। कांग्रेस ने प्रांत में अध्यक्ष बांटे, एक प्रयोग किया, उस प्रयोग का क्या स्थिति परिस्थिति है, 2% से आगे कहां तक गए, नहीं गए, गांधी परिवार के अलग रहने से क्या स्थिति, ये भी तराजू पर तुल जाएगा। मायावती जी का मौन तराजू पर तुल जाएगा। और आम आदमी पार्टी जैसी जो दल हैं उनकी उत्तर प्रदेश में कितनी स्वीकार्यता बढ़ी है, ये इन सब बिंदुओं पर फैसला आ जाएगा इसके जरिए। प्रियंका जी, हम लोग जब पत्रकारिता में आए थे तो हम लोगों ने बताया, हमारे सीनियर्स ने, कि भाई पॉलिटिकल प्रोफेशन की नर्सरी है ये चुंगी का चुनाव। ये स्थानीय निकाय तो कठिन शब्द है, सरल भाषा में उस दौर में हम लोग चुंगी का चुनाव बोलते थे, है ना। अब फिर नगर पालिका और स्थानीय निकाय और नगर निगम, सिविक पोल, तमाम, लेकिन सामान्य रूप से तो कहा जाता था यहीं से नेता डेवलप होगा, पैदा होगा, भविष्य के नेता यहीं से निकलेंगे। उस दृष्टि से भी ये चुनाव महत्वपूर्ण होता है। नहीं, मैं अपना प्रश्न, मेरा प्रश्न था 24 में उत्तर प्रदेश में क्या होगा, ठीक, आसाम में क्या होगा वो विषय नहीं था मेरा। 24 में उत्तर प्रदेश में क्या परिस्थिति बनेगी 80 लोकसभा सीटों में। भाजपा ये कहे कि सपा मुद्दे पर बात नहीं कर रही, सपा कहे भाजपा नहीं कर रही, कांग्रेस कहे भाजपा नहीं, ये ठीक नहीं। आप अपना कैंपेन बुलंद करिए, आप जिसको मुद्दा समझते हैं उस विषय को जनता के समक्ष ले जाइए, उस पर अपनी राय बताइए। दूसरी पार्टी की राय उस पर क्या है वो भी जनता को बताइए। ये तो राजनीति का है तर्क। अगर हम पूरे इलेक्शन प्रोसेस को खाना प्रियंका जी ने दोबारा में आएंगे तब, अभी तब तक उसको नोट कर लीजिएगा। देश का कोई चुनाव ऐसा नहीं मैंने कवर किया किसी स्तर का जिसमें वोटिंग वाले दिन ऐसे 2-4 दृश्य, जब केवल अखबार चलते थे, टीवी नहीं था तब भी, और टीवी आ गया तब भी, कि जी हम बहुत दूर से आए, इतनी देर से खड़े, हमारा नाम कट गया, रहता है। ठीक, राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है कि नए मतदाता बनवाएं, सूची का निरीक्षण करें, महीनों ये प्रोग्राम चलता है, लेकिन नेता को फुर्सत ही नहीं, वो दूसरे कामों में लगा है। ये काम तो पार्टी के कार्यकर्ताओं का होता है, निरीक्षण करने का, और हर मतदाता का नाम उसमें दर्ज हो। कौन मेहनत कर रहा है? कोई नहीं कर रहा। सब तो लखनऊ में पड़े अपने अपने आका को खुश करने के चक्कर में। गुरसाहिबगंज में लिस्ट कौन बनवाए? ये भी तो सोचिए, कितने कार्यकर्ता हैं, नेता जो उत्तर प्रदेश की गलियों में निकले। हमारे यहां तो कोई पार्टी का कार्यकर्ता नहीं आया,
जिसने कहा कि भाई साहब आपका वोट है, ठीक है, चेक कर लिया, मैं लिस्ट लाया हूं, देख लीजिए, कोई समस्या हो तो फार्म भरें, नहीं आया। ये काम कार्यकर्ताओं का होता है, राजनीतिक कार्यकर्ताओं का, लेकिन नहीं करते। वो सोचते हैं इससे अच्छा वहां लखनऊ में अपने आका को की परिक्रमा करो तो कुछ लाभ मिलेगा, ये वोट बनवाने में क्या रखा। खैर कपिल जी, शिवपाल जी ने अभी कहा कि भारतीय जनता पार्टी को हटाने का मन जनता बना चुकी है और इसकी शुरुआत, इसकी पहली झलक ये स्थानीय निकाय के चुनाव के नतीजों से मिल जाएगी और लोकसभा में काम पूरा हो जाएगा। ठीक, तो अगर हम उनकी बात को माने तो ये स्थानीय निकाय के परिणाम फिर इस दृष्टि से भी देखे जाने चाहिए। अगर शिवपाल जी की कही बात हो जाती है तो माना जाएगा कि हाँ, भाजपा से पब्लिक नाराज है, और अगर ऐसा उनकी उसके विरुद्ध बात चली, परिणाम आता है तो माना जाएगा भाजपा से पब्लिक खुश है ना। सरल व्याख्या यही हो सकती है। लेकिन मैं सिर्फ मेरा बहस में हमेशा एक आग्रह रहता है, जो मन आए सो कहिए, लेकिन जो कहिए उस पर टिकिए। दोनों चीजें नहीं हो सकती। मैं कपिल जी के वक्तव्य से एक अर्थ निकालता हूं उनकी तरफ से। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ को नरेंद्र मोदी ने अकेला छोड़ दिया, ठीक, और फंस गए योगी आदित्यनाथ। उनको गोरखपुर तक में मंगलेश या क्या बताया उसके लिए प्रचार करना पड़ रहा है, और कैसी परिस्थिति हो गई, भाजपा के पास उम्मीदवार नहीं, शाहजहांपुर में हमारा उम्मीदवार लेना पड़ा। ठीक, इसको हम सत्य मान लें एक क्षण के लिए। अब परिणाम इसकी कसौटी देगा 13 को। अगर परिणाम वो आया, भाजपा ध्वस्तीभूत हो गई, तो मैं कहूंगा समाजवादी पार्टी की बात बिल्कुल सही थी, कपिल जी को बुलाओ, माला पहनाओ, ठीक। और अगर भाजपा सेहरा बांध कर आई तो मैं कहूंगा समाजवादी पार्टी को राजनीतिक नब्ज का एहसास ही नहीं हुआ, वो समझ ही नहीं पाई। फिर ये मैं तर्क नहीं सुनूंगा कि ना ना वहां गर्मी कितनी थी और वहां बरसात थी, अब वहां गए तो गड्ढा था, ये रिक्शा जा ही नहीं पाया, ये नहीं। अभी तय कर लो। अगर शिवपाल जी अभी ये बोल रहे हैं कि जनता ने तय कर लिया, मैंने जान लिया कि भाजपा हट गई, तो फिर हट जानी चाहिए, और नहीं हट गई तो उस वक्त नया बहाना नहीं। अरे भाई 30 सेकंड ना, अभी नहीं, दोबारा में आएंगे कपिल जी, दोबारा में आएंगे। संजय चौधरी जी, हाँ दोबारा में, सप्लीमेंट्री में नहीं। संजय चौधरी, आप भी अभी जो कुछ कहना हो कह लो, बाद में आपको भी ना मैं सपा को इस बात की छूट दूंगा अपने शो में कि फिर आप गोल पोस्ट बदल के आओ, नए तर्क लेके। नो, आई विल नॉट अलाउ। ठीक, आप भी ये तय कर लो। अभी आपको कुछ कहना हो तो बता दो, सपा के आरोप पर या अपने पक्ष से जो कुछ कहना हो, लेकिन 13 को जब नतीजे आ जाएं, अच्छे आ जाएंगे तो आपको दिक्कत ही नहीं, खराब आ जाएं तो आपको भी गोल गोल जलेबी बनाने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। नहीं, सीधे स्वीकार करिए कि हाँ जी हम हार गए। नहीं, बिल्कुल। बताइए भैया क्या कह रहे हैं आप? जो उनने आरोप लगाए उनको भी आपने सुन लिया, प्रियंका जी ने जो आरोप लगाए वो भी सुन लिए। अमिताभ जी कह रहे हैं कि दिल्ली वर्सेस लखनऊ लड़ाई हो गई है भाजपा में। प्रियंका गुप्ता को पूरी आजादी, आप मत मानिए, आप मान लीजिए स्थानीय निकाय के चुनाव बेकार है, कांग्रेस से मान ले, क्या फर्क पड़ रहा, मैं काय को बहस करूं, कांग्रेस जाने, भाजपा मान ले, नहीं इसी नेता बनते, इस अच्छी बात है, दोनों का इसमें बहस में मत पड़िए, समय नहीं खराब करिए, महत्वपूर्ण विषयों पर बोलिए। हम इस बहस में क्यों जाए? हमको इंसाइक्लोपीडिया खोलनी है क्या? कांग्रेस अगर ये मानती है स्थानीय निकाय के चुनाव बेकार है, इनसे कुछ नहीं होता, मान लीजिए, धन्यवाद। 13 तारीख को इस समय इस तर्क का क्या मोल होगा? मेरे हिसाब से 2 पैसा भी नहीं होगा। और इस बात का क्या अर्थ होगा कि रामलाल को क्यों टिकट दिया तुमने और श्यामलाल को क्यों नहीं दिया? कोई अर्थ नहीं होगा, नहीं ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। अमिताभ, वो श्यामलाल पहले क्या करते थे? मूंगफली बेचते थे कि समोसा बेचते थे? इससे फिर 13 तारीख को तो कोई फर्क नहीं। ये मुद्दे थे, कैंपेन में उठते नहीं कि आप दूसरा। और दूसरी बात, एक और भी बड़ा मसला है, मैं पार्टी चला रहा हूं, मैंने ए.के. मिश्रा जी को जांच परख के टिकट दिया क्या? और नामांकन से 2 घंटा पहले, नामांकन खत्म होने से पहले मिश्रा जी चले गए, तो ये मेरी बुद्धि पर भी सवाल है ना, मैंने गलत आदमी को चुना क्यों? नहीं,
ठीक है ना, वो तो खैर ये कोई विषय नहीं, ये विषय समाजवादी पार्टी ने उठाई, गलत दिया, और विषयों पर खेलती ज्यादा बेहतर होता, वो विषय नहीं। ठीक, अभी नहीं, कभी नहीं, दोबारा में आएंगे आपके पास। गोविंदा, ठीक है, अरे भाई रुकिए, अमिताभ बच्चन चुनाव लड़े, हेमवती नंदन बहुगुणा जैसे बड़े नेता खिला, बताइए अमिताभ बच्चन उससे पहले क्या जानते थे राजनीति? राम नाईक के खिलाफ चुनाव लड़े गोविंदा उन्ना, तब राजनीति जानते थे ना, उसके बाद जाने क्यों लड़ाया, ये सब रहा, ठीक है, लेकिन जो जीता वही जीता, जनता के वोट से ही जीता, इतना मान लीजिए, कोई जबरिया नहीं जीत घुस जाएगा लोकसभा, विधानसभा या नगर निगम में, इसलिए उसका सम्मान करिए। जनता रामलाल को जिताए और श्यामलाल को जिताए, बाद में तो ये कुंठा बमन है, इसमें क्यों पड़ो? आपका कैंडिडेट जनता का भरोसा नहीं जीत पाया, स्वीकार करिए विनम्रता से, आगे बढ़िए। लड़ाया था ना बहुगुणा के खिलाफ इनको, कहां बहुगुणा और कहां बच्चन साहब? क्या स्थिति हुई? क्या कहा था बहुगुणा जी ने कि मुझे घेर के मार दिया गया? कांग्रेस ही लाई थी ना, उससे पहले वो जानते थे लोकसभा की कार्रवाई कैसे चलती है? भारत के संविधान पढ़े थे? नहीं। गांधी, नेहरू, लोहिया के बारे में जानते थे? नहीं। लिया ही कांग्रेस, जिता दिया, बाद में वो छोड़ के भी चले गए, लेकिन बहुगुणा को हरवा दिया। इसी सब चलता रहता है, इसलिए इस विषय को बहुत मैं उस विस्तार में नहीं ले जाना चाहता। सारी पार्टियां अपने लिए जिताऊ कैंडिडेट चुनती रहीं, और जिताऊ कैंडिडेट में यहां तक चली गई कि 10-20 कत्ल का भी आरोपी हो तो भी टिकट दे दो, कोई दिक्कत नहीं, अगर जीत सकता है, बंदूक में जान होनी चाहिए, बोले हम निपट सुलझ लेंगे, तुम लड़ो, हैं, ददुआ का भतीजा हो तो भी लड़ो, अतीक है तो भी लड़ो, मुख्तार है तो भी लड़ो, अफजाल है तो भी लड़ो, मुख्तार लड़का है तो भी लड़ो, और सब लड़ो, हैं। ब्रजेश सिंह, धनंजय सिंह, जितने नाम आप बताओ सब मैं दोहरा दूं, आप वो इशू नहीं, सब यही करते हो, इसलिए इसमें कोई अलग से अपने को पार्शल न समझे। खैर, प्रियंका गुप्ता जी, विधानसभा के बाद कांग्रेस ने कितना इंप्रूवमेंट किया, ये एक सिंगल इशू उत्तर प्रदेश में कितना, देश की बात नहीं कर रहा हूं, माफ करिए, सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, यूपी की म्युनिसिपल बाउंड्री के भीतर कांग्रेस ने एज ए पॉलिटिकल पार्टी कितना ग्राउंड गेन किया, इसका एक बैरोमीटर तो ये चुनाव हो जाएगा विधानसभा के बाद। मैं प्रियंका जी के इस वक्तव्य से एक लाइन लेके उसको लॉक कर देता हूं 13 तारीख के लिए। उत्तर प्रदेश में हाहाकार है, सब जगह कानून व्यवस्था ध्वस्त है, महिलाओं को चैन छीनी जा रही है, ठीक। स्वाभाविक, जब इतनी गंभीर स्थिति है बकौल कांग्रेस, तो उत्तर प्रदेश की जनता को तो उसका ज्ञान हो गई, जब नेता को तो ज्ञान बाद में हुआ होगा ना, जनता से नेता को ज्ञान हुआ, नेता से जनता को ज्ञान थोड़ी नहीं हुआ। मेरी जंजीर खींची तो पहले मुझे पता लगेगा कि संजय चौधरी को पता लगेगा, मुझे पता लगेगा ना, और मुझे वोट देना था आज, तो मैंने तो बटन दबाया होगा भाजपा के खिलाफ। स्वाभाविक सहज बात है, इसमें कोई तर्क ही नहीं। तो भाजपा को हारना चाहिए, दोनों बातें एक साथ नहीं चलेंगी ना। कपिल जी, भाजपा तो हार ही रही है, हाँ, तो जगह से हार रही है। अरे प्रियंका जी, तो 13 अभी तो 13 को नतीजे आएंगे ना, उसके बाद फिर ये घोषणा होगी, वो भी नतीजे आएंगे और 24 के नतीजे भी आएंगे। हाँ, मैं दोनों नतीजों की बात कर रही हूँ, हम आप बैठेंगे और डिस्कस जी, करेंगे। बिल्कुल प्रियंका जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, राजनीतिक कार्यकर्ता में आशावाद रहना चाहिए, तभी वो लड़ पाएगा, अन्यथा तो निराशा में डूब जाएगा, तो कैसे लड़ेगा। कपिल जी, आपकी तरफ से क्या लॉक करें? बस अब लास्ट है, लॉक करने वाली बात वही भाजपा से पूछेंगे कि ताकि 13 को शिफ्टिंग गोल पोस्ट चेंज नहीं हो, लॉक करने वाली 3 चीजें बता दो कि अमिताभ जी ये चुनाव इस पर रेफरेंडम है, हम ये मान के चल रहे हैं, 2 चीजें तो लॉक कराई, इतनी नैतिकता अच्छी है, होनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल भागा भोगी से तो बात नहीं बनती, जनता तो जानती ही जाती भाई, हम कुछ भी बोल के निकल जाए, लेकिन जनता भी तो सुन रही है, वो नहीं जान रही। या ठीक है, जनता और संजय चौधरी जी, आप 2-3 चीजें आप भी बता दो जो लॉक कर ले, 13 को जब बात हो तो फिर मतलब थोड़ी बहुत दाएं बाएं की गुंजाइश हो, ऐसा ना हो कि आप गली छोड़ दे कोई नहीं। ये चुनाव किन मुद्दों पर है? जैसे अखिल समाजवादी पार्टी के हमारे मित्र ने कहा कि जनता ने, भाजपा ने उन जनता को भ्रमित करने की कोशिश की, लेकिन जनता मूल मुद्दों पर है, उसने मूल मुद्दों पर वोट किया है, ठीक।
राम गोपाल जी के शब्दों में कह दें तो वो कह रहे कि जनता का भरपूर समर्थन हमको मिल रहा। शिवपाल जी के शब्दों में कह दें तो वो कह रहे भाजपा को हटाने की शुरुआत हो गई निकाय चुनाव से। ये इनका स्टेक है, ये इनका टेक है। भाजपा का टेक क्या है? एक दौर में कहा जाता था कि दीनदयाल जी के समय में, भाऊराव जी के समय में, कि भाई गाजीपुर जीत लेंगे हैं तो उस दिन समझ लीजिए भाजपा ने उत्तर प्रदेश जीत लिया। नगर निकाय के चुनाव में मुझे लगता है वैसा रूपक अगर देना हो तो मेरठ है। मेरठ में मेयर जनसंघ बना ले, भाजपा बना ले तो मान लिया जाएगा मामला फिर ठीक है। एक तो ये विषय। दूसरा, आपका अगर हम ये कहें कि ऐसी 3 कसौटी बताइए जिस पर 13 को टिका जाए कि भाई ये चुनाव इन कसौटियों पर हुआ था, अब किसी के पक्ष में गया तो उसकी व्याख्या ये और किसी के खिलाफ गया तो उसकी व्याख्या ये, ऐसी कसौटियां कौन सी हैं? मुझे लगता है हम लोगों ने स्थानीय निकाय के चुनाव को एक खास रंग दे दिया। वो उसका एक बड़ा हिस्सा है लेकिन वही संपूर्ण चुनाव नहीं। ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है। पार्षद ही स्थानीय निकाय का चुनाव नहीं है, ठीक। ये गली मोहल्ला नुक्कड़ ये पार्षद का मसला है, ठीक। जब आप मेयर चुनते हैं, गाजियाबाद में कौन मेयर के जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं चुनाव, उसमें जो भी जीतेगा उसको वोट देने वालों में 1% लोग भी नहीं होंगे जिन्होंने देखा हो, मिले हो, बैठे हो उनके साथ, नहीं ना। बड़ा चुनाव है मेयर का, लोकसभा के चुनाव से बड़ा चुनाव है, डायरेक्ट जनता से। उसमें फॉरवर्ड की क्या गुंजाइश? कहां नाली आ गई, कहां खलंजा आ गया? उसे बड़ा चुनाव बता दीजिए कोई होता हो तो देश में। मेरठ के मेयर का चुनाव, लखनऊ के मेयर का चुनाव, बनारस के मेयर के चुनाव से बड़ा चुनाव किसी सांसद का होता हो तो उस चुनाव क्षेत्र का नाम बताया जाए, मैं गलती सुधार लूं। विधानसभा तो छोड़ ही दो, नहीं ना। नगर पालिकाओं के अध्यक्ष के चुनाव छोटे चुनाव हैं। हम नाली बिजली कहे के, खलंजा कहे के अपनी पराजय को जस्टिफाई नहीं कर सकते कि ना ना यार छोटा चुनाव था, नाली बिजली। ना ना ना, पार्षदों का चुनाव नाली बिजली पे हो सकता है। मेयर मेयर होता है, नगर पालिका का चेयरमैन नगर पालिका का चेयरमैन होता है। उनके चुनाव। और तीसरी एक और महत्वपूर्ण बात जो मुझे सबसे ज्यादा प्रसन्नता मालूम इस चुनाव में किस लिए होती है, कपीश बाबू, संजय जी, प्रियंका जी, इसलिए होती है इस चुनाव में ऐसी व्यवस्था की आयोग ने या जिसने भी की, भाई उन सबको मेरा प्रणाम, कि सारी गलियां बंद कर दी बैरिकेड लगा के भागने की। बोले चौराहे पे मिलो सब लोग, गली में एंट्री नहीं देंगे। ईवीएम से चुनाव होगा निगम में और नगर पालिकाओं में, और नगर निकाय में चुने, नगर पंचायत में चुनाव होगा पर्चे से, ठीक। अब आओ, थाली में आधा उड़द की दाल है, आधी अरहर की दाल है, अब झगड़ा करो। पहले कहते थे उड़द की क्यों नहीं, इसीलिए गड़बड़ हो गया। फिर उड़द की बना दो, कहते उड़द की क्यों, अरहर की क्यों नहीं, दोनों है। दोनों में नपना लगा है, दोनों में नाप लिया जाएगा। जो ये कहेंगे कि ईवीएम में गड़बड़ हो गया तो उनसे पूछा जाएगा फिर आप बैलेट में ओलंपिक क्यों नहीं जीते, और जो बैलेट में पर आरोप लगाए तो उनसे पूछा जाएगा कि ईवीएम में आप क्यों नहीं जीत लिए, ठीक ना। लोकतंत्र की अद्भुत व्यवस्था, इस व्यवस्था को मेरा प्रणाम। आप बताइए आप कैसे झूठ बोलेंगे? अब कोई आवरण नहीं चलेगा। और सारे राजनेताओं से कहूंगा स्थानीय निकाय के चुनाव का अवमूल्यन करने का प्रयास मत किया करिए। क्या रे छोटा चुनाव है, नाली भी नहीं जी। एक कड़वी बात कह दूं, मैंने पहले भी कहा, मेरी बात से सब मेरे मित्र सहमत होंगे, यहां नहीं होंगे तो व्यक्तिगत तौर पर सहमत होंगे। किसी पार्टी का मसला नहीं। जब मैं पत्रकार नहीं था, सामान्य व्यक्ति था,
तो मेरा वास्ता कभी पड़ा ही नहीं राजीव गांधी की सरकार से, इंदिरा गांधी की सरकार से, नरसिंह राव की सरकार से, कभी नहीं पड़ा। जब मैं फर्रुखाबाद में पढ़ रहा था तो कभी वास्ता ही नहीं पड़ा केंद्र सरकार के किसी मंत्रालय से। संजय जी, और चरण सिंह की सरकार से भी उत्तर प्रदेश में नहीं पड़ा, विश्वनाथ प्रताप की सरकार से भी नहीं पड़ा। हमारा वास्ता लेकिन नगर पालिका से हमेशा पड़ा। क्या? तो उससे ज्यादा जनता से जुड़ा निकाय कौन है, बता दीजिए। भारत का विदेश मंत्रालय अच्छी बात है, बड़ी चीज है, लेकिन उसका इटावा के आदमी से क्या लेना देना, और उसका उससे क्या काम पड़ेगा, बताइए। लेकिन नगर पालिका के से अछूता कोई व्यक्ति नहीं है। मेरी बात से सहमत है ना संजय चौधरी? इसलिए ये सबसे बड़ा चुनाव है मेरे जैसे छोटे आदमी के लिए। क्या मोदी जी हो गए प्रधानमंत्री, अच्छी बात है, कुछ बड़े फैसले लेंगे, पूरे देश पे असर पड़ेगा, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन हमको जो हाउस टैक्स का बिल बना के डबल भेज देगी नगर पालिका, उससे तो हमें वहीं जाके लड़ना पड़ेगा ना। और नाली में सुअर लौट रहे, योगी जी को लाए हैं बुला के, नहीं ना, वो तो नगर पालिका से होगा सेटल। बच्चों के लिए पार्क है, अस्पताल, अब तो स्वास्थ्य भी आ गया है नगर निगम को अधीन। उन सब चीजों का क्या लेना देना सतीश महाना से, बताइए, ब्रजेश पाठक से क्या लेना देना, केशव मौर्य से? और हम 10-5 लोग जो है ना, नेता और पत्रकार, यही लोग सबको जानते हैं, बाकी जनता से क्या लेना देना, बताइए। एसपी कौन है ये नहीं लोग जानते जिले में, जो गुंडे जानते हैं और पत्रकार जानते हैं और नेता जानते हैं, 3 के अलावा। लेकिन अपने थाने के दरोगा और बीट कांस्टेबल को जानते हैं। मिश्रा जी गलत तो रहेगा? उनके लिए कल्याण सिंह जी एक बहुत अच्छी बात कहा करते थे, कपिश बाबू, वो कहते थे अग्निहोत्री जी, जो गली में सिपाही है ना बीट कांस्टेबल, वो ही संपूर्ण राज सत्ता के इकबाल का प्रतीक है उस गली के लोगों के लिए। सच्ची बात है, व्यवहारिक बात यही है। तो नगर निगम सबसे महत्वपूर्ण इकाई है इस संदर्भ में, जिसका जनता से सीधा प्रत्यक्ष प्रतिदिन का सरोकार है। बाकी किसी का प्रतिदिन का सरोकार नहीं, राज्य की सरकार का भी नहीं, और केंद्र तो छोड़ ही दीजिए, और फिर संयुक्त राष्ट्र संघ तो छोड़ ही दीजिए, वो सबसे महान है, लेकिन उसका बेबर के आदमी से क्या लेना देना संयुक्त राष्ट्र संघ का, नहीं ना। लेकिन नगर पंचायत का लेना देना है, और राजनीति तो जन जुड़ाव की ही चीज है, उसी की कसौटी है। इसलिए ये चुनाव मेरे लिए महत्वपूर्ण है, इसकी इस दृष्टि से समीक्षा होनी चाहिए। 2 चीजें, एक हायर रेंज मेयर के चुनाव से बड़ा कोई चुनाव नहीं, एक, और एक दूसरा छोर, विपरीत छोर, जनता के रोज के जीवन से जुड़ा कोई दूसरा निकाय नहीं ऐसा जैसा नगर निगम, नगर निकाय। सरकारों के मुकाबले कई गुना ज्यादा जनता से जुड़ाव रखने वाली इकाई, इसलिए ये चुनाव महत्वपूर्ण है। और हां, प्रियंका जी ने उस पर, प्रियंका जी और संजय जी में बहस हो गई, लेकिन वो बहस का विषय नहीं था। राजनीतिक कार्यकर्ताओं का निर्माण यहां से होता भी है और होना भी चाहिए। ये ठीक है, पैराट्रूपर्स हमेशा रहे हैं और रहेंगे, कुछ प्रतिशत पैराट्रूपर्स का हमेशा रहेगा, ठीक, लेकिन फिर भी कार्यकर्ताओं के लिए यह सबसे पहली पाठशाला है और सबसे महत्वपूर्ण पाठशाला है, जहां आप घर से जुड़िए, जमीन से जुड़िए, गली से जुड़िए और उसके बाद आगे बढ़िए। संजय चौधरी जी ने एक बहुत बड़े राजनेता का नाम लिया, लालजी टंडन, ठीक बात है, इसीलिए उनके पास अनुभव था, उनको आप कोई ब्यूरोक्रेट चला नहीं सकता, और शीर्ष स्थान तक पहुंचे। ऐसा होना ही चाहिए। कार्यकर्ताओं को अवसर कहां मिलेगा फिर? ये ठीक है, कुछ प्रतिशत रिजर्व रख लो,
भाई भतीजावाद के लिए रख लो, गुंडे बदमाशों के लिए रख लो, धनी मानी लोगों के लिए रख लो, अभिनेताओं के लिए रख लो, चलो कुछ, लेकिन बाकी तो छोड़ो कार्यकर्ता के लिए टिकट। वो कार्यकर्ता यहां से आना चाहिए इस नर्सरी से, इसलिए 13 तारीख महत्वपूर्ण हो जाएगी। और मैं कहूंगा सारे राजनीतिक दलों को 13 तारीख के परिणाम की समीक्षा करते समय स्वीकार, ये नैतिक बल लेके बैठना चाहिए कि जनता का जो भी परिणाम आए उसे बिना किंतु परंतु के स्वीकार किया जाए। वो वैकल्पिक नहीं होता कि स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे, तो काहे को दाएं बाएं भागे, सीधे स्वीकार करेंगे तो जनता को अच्छा लगेगा। हो सकता अगली बार आपके माथे पर रोली चंदन लगा दे कि भाई आदमी अच्छा देखो है। अब जनता ने हराया किसी कारण से, आप बताओ दूसरा कारण, तो हराने वाला और नाराज होगा ना, फिर वो अगले चुनाव में भी हराने की कोशिश करेगा। इसलिए बेहतर है जनता के जनादेश को स्पष्ट रूप से हम 13 तारीख को स्वीकार करें, न किंतु न परंतु। अपनी कमी है इसलिए हारे, जनता में तो कोई कमी नहीं होती मित्र, कमी तो हम ही में होगी ना, राजनीतिक दल में, उसके कार्यकर्ता में, उसके नेता में, उसके उम्मीदवार में। जनता में कमी नहीं हो सकती। जनता को तो हमने इसीलिए जनार्दन कहा, विष्णु का रूप। अपनी कमियों के साथ 13 तारीख को हम अपने राजनीतिक मित्रों के साथ यहां बैठेंगे, तब इस बात की समीक्षा करेंगे कि उत्तर प्रदेश की जनता के जनादेश के अर्थ क्या हैं और 24 पर इसका प्रभाव कैसे और कहां तक पड़ेगा। धन्यवाद।